नमस्कार। अगर बच्चों आप लोग कक्षा 10 के छात्र हैं और प्री बोर्ड परीक्षा 2026 और 27 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज हम लोग हिंदी विषय के लिए एक इम्पोर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो कि बच्चों आपके प्री बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर आपका NCERT पैटर्न पर आधारित है जो कि बच्चों आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों मैंने हिंदी विषय के लिए ओनली 10 क्वेश्चन पेपर बनाए हैं जिसमें मैंने बच्चों सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं। जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी आपके इम्पोर्टेंट MCQ बन सकते हैं, वो बच्चों यहाँ पर मैंने कवर कर दिए हैं। अगर बच्चों आप लोग इन 10 क्वेश्चन पेपर की ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बच्चों मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम में 100% आप लोगों के 65+ मार्क्स आएंगे। क्योंकि यहाँ पर बच्चों मैंने सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही रखे हैं जो बच्चों आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। वो यहाँ पर आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आप लोग बच्चों ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बच्चों 100% आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ही आएंगे। तो बच्चों ये आज हमारा चौथा क्वेश्चन पेपर है। बच्चों इससे पहले मैंने क्वेश्चन पेपर नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन पेपर नंबर सेकंड, क्वेश्चन पेपर नंबर थर्ड को अपलोड कर दिया है जिसको बच्चों आप लोग देख सकते हैं। तो बच्चों आज हम लोग क्वेश्चन पेपर नंबर 4 को सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि आपके एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और बच्चों आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कौन सी गलतियां नहीं करनी है जिनसे आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम में मार्क्स कट जाते हैं, वो भी यहाँ पर आपको हम बताएंगे। तो बच्चों सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में बहुविकल्पीय प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो बच्चों आपका ये टारगेट होना चाहिए कि हमारे क्लास 10th में हर एक सब्जेक्ट में, सभी सब्जेक्ट में 20 आउट ऑफ 20 MCQ सही होने चाहिए। अगर बच्चों आप लोगों ने इतना कर लिया तो 100% आप लोगों के सबसे बढ़िया मार्क्स आप ही के ही आएंगे। अगर आपने इतना फोकस कर लिया, ठीक है, इतना बच्चों आप लोगों को हर हालत में करना है। किसी भी हालत में आपको हर एक सब्जेक्ट में 20 आउट ऑफ 20 MCQ सही करके आने हैं। इतना बच्चों आप लोगों को मुझसे प्रॉमिस करना है और अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हमें इस बार क्लास 10th में सभी सब्जेक्ट में MCQ सही करके आने हैं। इतना बच्चों आपको करना है। तो बच्चों यहाँ पर आपको जितने भी हम आपको MCQ दे रहे हैं ये बच्चों सभी के सभी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पर बच्चों आपको जितने भी MCQ हम करा रहे हैं इनकी आपको अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस करनी है। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, चिंतामणि निबंध के लेखक कौन है? तो बच्चों चिंतामणि निबंध के लेखक आपके हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रेती के फूल के लेखक कौन है? तो बच्चों रेती के फूल के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। जंजीरें और दीवारें रचना किस विधा पर आधारित है? तो आपकी जंजीरें और दीवारें, इसकी विधा क्या है वो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। बच्चों इसकी जो आपकी विधा है ये बच्चों आपकी विधा है संस्मरण। क्या है ये बच्चों आपकी संस्मरण है, ठीक है। बच्चों आप सभी लोग मुझे जंजीरें और दीवारें के लेखक का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। इतना आपको करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि मेरी अपनी आत्मकथा के लेखक कौन है? ठीक है, तो मेरी अपनी आत्मकथा के लेखक कौन है? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बापू के आश्रम में संस्मरण के लेखक कौन है? बापू के आश्रम में बच्चों इसके आपके हैं हरि भाऊ उपाध्याय जी। कौन है आपके? हरि भाऊ उपाध्याय, ये आपके यहाँ पर लेखक हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि इनमें से महाकाव्य है, तो बताना कि आपको इनमें से कौन सा आपका महाकाव्य है, वो यहाँ पर आपको बताना है। तो बच्चों आपके तीनों के तीनों बच्चों आपके महाकाव्य हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। पल्लव के रचयिता कौन है? तो बच्चों यहाँ पर आपको बताना कि पल्लव के रचयिता कौन है। तो बच्चों पल्लव के रचयिता आपके सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, ठीक है बच्चों, सुमित्रा नंदन पंत जी, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान का काव्य संग्रह कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो जो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो काव्य संग्रह वो आपका ऑप्शन नंबर है त्रिधारा है। ठीक है, त्रिधारा। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं साकेत संबंधित है। तो साकेत किससे संबंधित है वो यहाँ पर आपको बताना है। तो बच्चों साकेत आपका राम कथा से संबंधित है, राम कथा से संबंधित है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपका सेकेंड जो तार सप्तक है कब प्रकाशित हुआ था वो यहाँ पर आपको बताना है। तो बच्चों आपका जो सेकेंड वाला सप्तक था वो जो आपका 1947 में आपका प्रकाशित हुआ था। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि तात तात हा तात पुकारी परे भूली तल व्याकुल भार, पंक्ति में आपको बताना कौन सा रस है वो यहाँ पर आपको बताना। तो बच्चों इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको बच्चों आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। छंद में कितनी मतलब कि छंद के जो स्टेप्स होती हैं उनको क्या कहा जाता है वो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं। तो बच्चों उसको कहा जाता है आपका पाद। क्या कहा जाता है? पाद। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीवन तरु महिमा की न्यारी पंक्ति में कौन सा अलंकार है वो यहाँ पर आपको बताना है। तो इसमें आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि निर्भिमान में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है वो यहाँ पर आपको बताना है। तो इसमें बच्चों आपका उपसर्ग हो जाएगा निर। क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका निर उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। 10 या 15 में कौन सा समास है? बच्चों 10 या 15 में आपका द्वंद्व समास है। ठीक है, द्वंद्व समास है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि जो आपका शब्द है गरगर का यहाँ पर आपको तद्भव बताना कि इसका क्या तद्भव होगा। बच्चों इसमें आपका जो तद्भव होगा वो यहाँ पर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए गागर। क्या होगा? गागर। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि तुई किस विभक्ति और वचन का रूप है वो यहाँ पर आपको बताना। तो बच्चों ये आपका सप्तमी विभक्ति एक वचन है। ठीक है। जब तनु भाषण दे रही थी तब पिताजी वहाँ से आ निकले। तो यह वाक्य आपका किस प्रकार का वाक्य है? तो ये बच्चों आपका एक मिश्र वाक्य है। ठीक है, मिश्र वाक्य है क्योंकि यहाँ पर आपका तब लगा बीच में, तो आपका मिश्र वाक्य ये हो जाएगा। नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया था, ये वाक्य का कर्मवाच्य रूप आपको बताना कौन सा आपका होगा कर्मवाच्य रूप। तो वो जो आपका हो जाएगा नेता द्वारा देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह भाषा किस क्षेत्र से बोली जाती है? तो बच्चों आपको यह का रेखांकित पद परिचय बताना है कि यह जो आपका शब्द है क्या क्या हो सकता है वो यहाँ पर आपको बताना है। तो बच्चों आपका जो यह शब्द है ये आपका विशेषण होगा, सार्वनामिक होगा, एक वचन होगा, स्त्रीलिंग होगा और आपका ये भाषा विशेष होगा। तो बच्चों यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ये बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर आपका खंड बा आता है जहाँ पर बच्चों आप लोगों से वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको पहले एक गद्यांश दिया जाएगा, उसी गद्यांश से संबंधित आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बच्चों अगर आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी गद्यांश से संबंधित आपको क्वेश्चन ना आ रहा हो तो आपको छोड़ कर नहीं आना है। ठीक है, जो कॉपी चेक करते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो आपको प्रॉपरली आपके क्वेश्चंस को पढ़ पाएँ। ठीक है, उनको भी बहुत सारी कॉपियाँ चेक करनी पड़ती हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, कोई भी क्वेश्चंस का आंसर आपको छोड़कर नहीं आना है। ठीक है, कुछ भी आप बना बना कर लिख सकते हैं, ये हिंदी सब्जेक्ट है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आपके अंदर वो काबिलियत है। ठीक है, तो आपको छोड़कर नहीं आना है। ठीक है बच्चों, सबसे ज़्यादा बच्चों आपका इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये बनता है अगर आपने पाठ का नाम, ठीक है, और लेखक का नाम अगर आपने सही लिख दिया तो आपको पूरे पूरे मार्क्स में 6 में 6 नंबर आपको दे दिए जाते हैं। जो कॉपी चेक करते हैं बेसिक रूप से इतना ही देखते हैं कि अगर आपने पाठ का नाम सही लिख दिया है और इसमें अगर लेखक का नाम आपने सही लिख दिया तो 100% आपको पूरे पूरे 6 नंबर दे दिए जाते हैं, क्योंकि आपका यही मेन रहता है। ठीक है, तो आप कोशिश आपको बच्चों यही करनी है, आपको शुरुआत के जितने भी आपके पार्ट हों, जितने भी आपके सभी के लेखक और नाम, उनकी आपको कहानी तैयार कर लेनी है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि उपरोक्त गद्यांश का यहाँ पर आपको संदर्भ लिखना है
मतलब कि पाठ का नाम और लेखक का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कहना है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कहना है किस प्रकार की बातों का प्रभाव व्यक्ति पर जल्दी होता है वो यहाँ पर आपको बताना है। अथवा बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको एक गद्यांश दिया गया है, उसी गद्यांश से संबंधित आप लोगों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम सही लिखना है, आपको कोशिश यही करनी है, ठीक है। बाकी आपको बना बना कर लिख देना है, ठीक है। आपको पूरे पूरे मार्क्स दे दिए जाएंगे। इसके बाद बच्चों आपको पद्यांश दिया जाएगा। यहाँ पर आपको पद्यांश दिया जाएगा तो बच्चों यहाँ पर आपको सेम वही काम करना है। आपको अगर आपने पाठ का नाम, अगर आपने कवि का नाम सही लिख दिया तो बच्चों आपको पूरे पूरे मार्क्स दे दिए जाएंगे, क्योंकि जो कॉपी चेक करते हैं उनके पास इतना पर्याप्त समय नहीं रहता है कि वो आपके आंसर्स को पढ़ें। और बच्चों यहाँ पर आपको जितना भी कुछ दिख रहा है वो बच्चों यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको अपने शब्दों में लिख देना होता है। यहाँ पर आपसे कहें रेखांकित अंश की व्याख्या करिए, तो करना जहाँ जहाँ आपको रेखा दिख रही है उसको आपको अपने शब्दों में व्यक्त करके लिख देना होता है। वही बच्चों आपकी रेखांकित अंश की व्याख्या कहलाती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे अथवा में कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको वही संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे कहें रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। आवती सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, तो पंक्ति में आपको यहाँ पर अलंकार बता, तो आपका अलंकार हो जाएगा यहाँ पर आपका रस, तो वीर रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर रस, आपका वीर रस हो जाएगा। और यहाँ पर आपको अलंकार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, काफ़ी आसान है, आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बच्चों आपका संस्कृत गद्यांश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको किसी एक टॉपिक पर यहाँ पर आपको पाठ का नाम सही लिखना होता है कि किस पाठ से लिया गया है, और बच्चों आपका इसका हिंदी में अनुवाद करना है। जो भी बच्चों आपको आसान लगे वो बच्चों यहाँ पर आपको कर देना है। सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है, किस पाठ से लिया गया है। फिर बच्चों आपको यहाँ पर लिख देना है हिंदी में अनुवाद। क्या लिख देना है, हिंदी में अनुवाद। फिर बच्चों आपको अच्छी राइटिंग में हिंदी में अनुवाद कर देना है। हिंदी के पेपर में थोड़ा सा राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे संस्कृत पद्यांश है, जहाँ पर बच्चों आप लोगों से किसी एक का संस्कृत पद्यांश में हिस्सा संदर्भित आपको हिंदी में अनुवाद करना है। किसी एक पर यहाँ पर आपको हिंदी में अनुवाद करना, जो भी आपको आसान लगे वो यहाँ पर आपको करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको वही वाला एग्जाम में करना है जो आपको काफ़ी ज़्यादा आसान लगे। यहाँ पर जो आपको पाठ का नाम आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपसे संदर्भ भी पूछा गया है। तो जो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना होगा, फिर आपको लिखना होगा हिंदी में भावार्थ, ठीक है, वो यहाँ पर आपको कर देना है। इसके बाद जो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है। जो भी बच्चों आपके जिले वाइज, जो भी आपका जिला वाइज पड़ता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको लिखना है। बच्चों आप सभी लोग मुझे अपना कमेंट बॉक्स में अपना अपना डिस्ट्रिक्ट मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आप किस जिले से बिलोंग करते हैं। बच्चों आप इसको ये तो आप कर ही सकते हैं। इसके बाद बच्चों आपका आता है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है। बच्चों आपका 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है। तो बच्चों यहाँ पर लगभग में आपको 10 रचनाएं लिखनी पड़ेंगी, 10 रचनाएं आपको लिखनी पड़ेंगी। और बच्चों लगभग में आपको 2 पेज का यहाँ पर ये जीवन परिचय लिखना पड़ेगा, तभी बच्चों आपको 5 नंबर मिल पाएंगे। और बच्चों कोशिश आपको यही करनी है कि जीवन परिचय बच्चों आपको हेडिंग बना बना कर लिखना है, ठीक है। हेडिंग बना बना कर लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स भी मिल जाएंगे और आपकी जल्दी पेजिंग भी बढ़ जाएगी। तो कोशिश आपको यही करनी है कि मुझे हेडिंग बना बना कर लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर आप किसी भी एक का कवि का जीवन परिचय लिख सकते हैं, किसी मतलब कि जो भी आपको आसान लगे वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। कोशिश यही करना है कि कम से कम आपको 10 रचनाएं काले स्केच से लिख देनी, जो ताकि जो कॉपी चेक कर रहे हैं उनको दूर से आपकी रचनाएं दिख जाएं और उन्हें पता चल जाए कि आपके पास प्रॉपर नॉलेज है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि अपनी पाठ्य पुस्तक के जो आपका मतलब कोई यहाँ पर आपको एक श्लोक लिखना जो कि आपके इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपके फिक्स मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आपको अच्छे प्रकार से कोई एक श्लोक तैयार कर लेना है। आपके विद्यालय में खेल की सुविधाएं कम है। अपने विद्यालय के जो भी आपके प्रिंसिपल हैं उनको आपको खेल की सुविधाओं के लिए अनुरोध कराना है कि हमारे क्लास स्कूल में खेल की सुविधाएं बहुत ज़्यादा कम है, ताकि व्यवस्था कराई जाए। अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि अपने जन्मदिन पर
जो भी आपके दादाजी को पुस्तक आपको भेंट करनी है तो उनको आपको धन्यवाद पत्र देते हुए पत्र आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के आपको संस्कृत भाषा में उत्तर देने हैं। बच्चों यहाँ पर आप किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में दे सकते हैं। ये काफ़ी आसान होते हैं और काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट भी होते हैं। इसके बाद यहाँ बच्चों आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर यहाँ पर आपको निबंध लिखना है। तो बच्चों आपको निबंध आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है। तो बच्चों कोशिश आपको यही करनी है कि आपको निबंध भी हेडिंग बना बना के लिखना है। और बच्चों निबंध हमेशा आपको वही चूज करना है जिस पर आप अधिक से अधिक हेडिंग बना सकें, क्योंकि बच्चों यहाँ पर आपको लगभग में 3 से 3.5 पेज का निबंध लिखना पड़ेगा, तभी आपको 7 नंबर मिल पाएंगे। तो कोशिश आपको यही करनी है कि वही वाला निबंध चूज करो जिस पर आप अधिक से अधिक हेडिंग बना सको। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारे क्लास 10th का हिंदी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर, जो कि बच्चों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर की अच्छे प्रकार से तैयारी करते रहो, एक दिन आपकी 100% आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। बच्चों आज हमारा चौथा क्वेश्चन पेपर था, इसके बाद आपका 5, फिर 6, फिर आपका 7, फिर आपका 8, फिर आपका 9, फिर आपका 10। ऐसे बच्चों आपके 10 क्वेश्चन पेपर अपलोड किए जाएंगे। अगर बच्चों आप लोगों ने 10 क्वेश्चन पेपर की अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस कर ली तो बच्चों 100% आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर।